नईम की मेरे भाई से दोस्ती थी। दोनों ने साथ कॉलेज में दाखिला लिया था। चूंकि इसके रिश्तेदार अरसे से हमारे पड़ोस में रह रहे थे, लिहाजा दुख सुख में हमारा भी इनके यहाँ आना जाना रहता था। एक रात नईम एक प्राइवेट अस्पताल में घर वालों के साथ था और बड़ी बेचैनी से किसी खुशखबरी का मुंतजिर था कि नर्स ने रम से निकलकर बताया, मुबारक हो, लड़का हुआ है। नईम ने नर्स को इस खुशखबरी सुनाने के एवज कुछ रकम दी और मेरे भाई के साथ अस्पताल से बाहर निकला। हॉस्टल वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था। उधर कोई टैक्सी मिली और न रिक्शा। रात के तकरीबन 9 बजे थे। उन्होंने पैदल ही जाने का फैसला कर लिया। इस वक्त सड़क सुनसान थी और ये 100 कदम चले थे कि गोलियां चलने की आवाज सुनी। एक मोटरसाइकिल दंदनाती हुई आगे निकल गई। अगर नईम उछलकर एक तरफ न हो गया होता, यकीनन मोटरसाइकिल वाला इससे कचलता हुआ निकल जाता। दोनों दोस्त इस सूरत-हाल से बौखला गए। अभी कुछ समझ न पाए थे कि सामने से एक मोटर कार आती दिखाई दी। बहुत जल्द उन्होंने महसूस कर लिया कि कार नॉर्मल अंदाज से नहीं चलाई जा रही, बल्कि बेकाबू होकर उधर उधर डोल रही है। आनन फानन वो फुटपाथ के किनारे दरख्त से जा टकराए। कार उल्टे ही इसमें आग लग गई। तभी ये दोनों दोस्त दौड़ कर गए। कार चलाने वाले को खिड़की के शीशे तोड़कर निकाला। जख्मी तो वो हो चुका था। नईम नहीं चाहता था कि वो आग की लपेट में आ जाए। कार में मौजूद शख्स बेहोश हो चुका था। इस वक्त अंदाजा करना मुश्किल था कि गोलियां उसकी कार के टायरों पर मारी गई थी। पेट्रोल की टंकी पर अब वो शख्स ही इनका टारगेट था, क्योंकि वो जख्मी था और उसका खून बह रहा था। कार का धमाका सुनकर कुछ और लोग चंद लम्हों बाद इधर उधर से भागते हुए जाए हादसा पर पहुंच गए। तब तक नईम मेरे भाई सलाह अल-दीन की मदद से जख्मी को गाड़ी से निकाल चुका था और अब वो फुटपाथ पर पड़ा था। तभी एक वैन करीब आकर रुकी। उन्होंने जख्मी को वैन में लिटा दिया और करीबी अस्पताल ले गए। ये बड़ा सरकारी अस्पताल था, जबकि नईम की बीवी और नौमौलूद बच्चा इस जगह से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट अस्पताल में थे। सलाह अल-दीन और नईम ने जख्मी को शोबा हादसात में मौजूद डॉक्टरों के हवाले कर दिया। डॉक्टर ने पूछा कि इस मरीज का रिश्तेदार कौन है। उन्होंने बताया कि हम में से कोई नहीं है, हम तो सड़क से गुजर रहे थे। आप इनके घर वालों को फोन करके इत्तला कर दें। यह शनाख्ती कार्ड इनकी जेब से निकला है, इस पर इनके घर वालों का नंबर भी दर्ज है। मरीज बेहोश था। नईम ने कार्ड पर दर्ज नंबर पर फोन किया, मगर कॉल रिसीव ना हो सकी। उसने कार्ड जेब में रख लिया और डॉक्टर को बता दिया कि इसकी अपनी बीवी भी अस्पताल में है। वो तो इनके लिए खाना लेने निकला था, लिहाजा इसने डॉक्टर से इजाजत ली, क्योंकि इसको अपने घर वालों की फिक्र लगी थी। सुबह वो दोबारा इस जख्मी की मिजाज परसी के लिए सरकारी अस्पताल गया। डॉक्टर ने बताया मरीज आईसीयू में है, अभी किसी को इससे मिलने की इजाजत नहीं है। नईम ने दोबारा इसके घर फोन किया। इस बार एक खातून ने फोन उठा लिया। इनको इनके जख्मी मरीज की हालत जार और हादसे के बारे में आगाही दी। जवाब में हाय अल्लाह के अल्फाज सुनाई दिए और फोन बंद कर दिया गया। नईम को अपने अहल खाना की फिक्र थी, ताहम वो सुबह और शाम अजनबी जख्मी की तरफ भी चक्कर लगाता रहा। तीसरे दिन इसकी बीवी को अस्पताल से रुखसत मिल गई। इसने इनको चचा के घर पहुंचाया और इस जख्मी की मिजाज परसी के लिए चला गया ताकि मालूम करे कि उसे होश आया कि नहीं। जब वो अस्पताल पहुंचा तो मालूम हुआ कि इस अजनबी मरीज को होश आ चुका है। इसका नाम सुलेमान था। इसने नईम के सलाम का मुस्करा कर जवाब दिया और पूछा, बेटा तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। अंकल, मैंने ही आपको जलती कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया था। मैंने इस मोटरसाइकिल सवार को भी देखा था जिसने आपकी कार पर गोलियां चलाई थी। बेटा न जाने वो कौन था, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। बहरहाल मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इस बुजुर्ग ने शुक्रिया अदा किया। उनके घर की ख्वातीन भी वहां मौजूद थी। उन्हें भी कहा कि तुम लोग भी इनका शुक्रिया अदा करो। इस नौजवान की वजह से मेरी जिंदगी बच गई है। इन ख्वातीन में एक उधेड़ उम्र औरत थी जो अंकल की बेगम भी, दूसरी 17 बरस की दोशीज़ा थी।
एक गोली इन बुजुर्ग के कंधे पर लगी थी जो डॉक्टरों ने सर्जरी करके निकाल दी थी। वो पेटियों में लेटे हुए थे, तब भी हशाश बशाश लग रहे थे। गिरचा नकाहत के आसार चेहरे से जाहिर थे। नईम ने समझ लिया कि ये शख्स बड़ी हिम्मत वाला है, तभी दिल में उसकी कदर ज्यादा हो गई। नईम ने थोड़ी देर बुजुर्ग के पास रुकने के बाद रुखसत तलब की तो इनकी बीवी ने कहा, बाहर हमारी गाड़ी मौजूद है और ड्राइवर भी। तुमने जहां जाना हो वो तुमको पहुंचा देगा। आप तकलीफ न करें। इस पर अंकल सुलेमान की बेटी इस्मत कहने लगी, हमारा भी तो इंसानी फर्ज बनता है जबकि आप रिक्शे पर आए हैं। हम आपको छोड़ देंगे, हमारा ड्राइवर साथ है। मैं बाबा जान के लिए सूप बनाने जा रही हूं, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। रास्ते में इस्मत ने पूछा, नईम साहिब आप कहाँ रहते हैं? मैं कॉलेज में पढ़ता हूं और कॉलेज हॉस्टल में रहता हूं। मेरा घर एक पहाड़ी गांव में है, अलबत्ता चचा जान यहाँ शहर में रहते हैं। जब मेरे घर वाले शहर आते हैं तो वो चचा के घर कयाम करते हैं, तब मैं हॉस्टल छोड़कर चचा जान के घर में आर्जी तौर पर कयाम पजीर हो जाता हूँ। अच्छा, तो अब पहाड़ के रहने वाले हैं, तभी आपका दिल इतना नर्म और रंग इस कदर सुर्ख सफेद है। इसने मजाक में ये बात कहकर नईम की तरफ देखा। वो एक लड़की के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर झींप गया। नईम का इस तरह झींप जाना इसको लुभा गया और वो हंसने लगी, बोली, आप कितने रहम दिल और अच्छे हैं। वाकई गांव के लोग मुखलिस और सादा दिल होते हैं। नईम के कॉलेज का हॉस्टल नजदीक आ गया था। वो कार से उतर गया। लड़की पूछने लगी, नईम साहिब अब बाबा जान को पूछने फिर कब आएंगे? वो आपका इंतजार करेंगे। जब तक अंकल अस्पताल में हैं, मैं इनकी इयादत को आता रहूंगा। नईम ने जवाब दिया। इस्मत इसको उतार कर चली गई और वो इसके बारे में सोचने लगा कि इस लड़की के ख्यालात हम गांव वालों के बारे में कितने अच्छे हैं। इस्मत बड़ी पर कशिश लड़की थी। वो नईम को अच्छी लगी। इससे कबल इसने कभी किसी लड़की के मुतालिक इस तरह नहीं सोचा था। ये ऐसी लड़की साबित हुई जिसने खुद ब खुद इसके ख्यालों में जगह बना ली थी। अपने अपनायत भरे लहजे और पर लुत्फ अंदाज गुफ्तगू के बाइस इसने कई बार अपने ख्याल को झटका, लेकिन रह रहकर जब इस्मत का ख्याल आने लगा तो वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। नईम पहले तो इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर अस्पताल जाता था, लेकिन अब ज़मीर ने पाँव में जंजीर डाल दी। सोचा कि इस्मत को ख्यालों में बसाकर इसके बाप की इयादत को जाना अखलाका गिरी हुई बात है। बेहतर है कि अब उधर का रुख नहीं किया जाए। इसने खुद को लाख रोका मगर नहीं रुक सका। अंकल सुलेमान का चेहरा उसकी निगाहों में फिरने लगा, जिनसे वादी कराया था कि जब तक अब अस्पताल में हैं मैं आता रहूंगा। वो अब एक दिन छोड़कर अगले दिन इयादत को जाता था। कभी कभी उनके लिए फ्रूट भी ले जाता। वो खुश होते और कहते, अगर मेरा कोई बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होता। मुझको ये महसूस होता है कि जैसे इस्मत मेरी आंखों की ठंडक है वैसे ही तुम भी हो। बेटा, तुम गानों से शहर पढ़ने आ गए हो, खूब दिल लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। तुम जैसे तालिब इल्मों पर ही तो वतन को फख्र है। इनकी बातें जज्बों से महकती हुई होती थी। अंकल वाकई प्यारी बातें करते थे। इतनी प्यारी बातें इसने पहले कभी नहीं सुनी थी। इनकी बातें सुनकर वो झूम जाता था, इसे सरवर सा आ जाता। वो बहुत पढ़े लिखे और शाइस्ता इंसान लगते थे। अक्सर नईम जब उनके पास से जाने को रुखसत लेने लगता, इस्मत भी उठ खड़ी होती, कहती, हमारा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा, वो मुझे घर पहुंचाने जा रहा है। वो दिन भी आ गया जब सुलेमान साहिब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। जिस दिन नईम गया वो अस्पताल से रुखसत होकर घर जा रहे थे। उन्होंने इसरार करके नईम को गाड़ी में बिठा लिया और कहा कि हमारे घर चलो, तुम्हें हमसे मिलने हमारे घर भी तो आते रहना है। या अस्पताल तक जान पहचान थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये अमीर लोग थे, बहुत पोश इलाके में इनका बंगला था, तकरीबन 4 कनाल का घर जिसमें बड़ा सा लान था। नईम इनके घर की सजावट और रुख रखा तो देखकर हैरान रह गया। उन्होंने इसकी बड़ी खातिर की और खाना भी पर तकल्लुफ खिलाया।
वो जान चुका था कि अंकल इसको दामाद देखना चाहते हैं, तभी सोचा कि अब उनसे वास्ता राब्ता खत्म ही कर देना चाहिए। भला मैं कहाँ और ये कहाँ, गिरचा ये बात न थी। बात तो वही थी जिससे वो खौफ था। इस्मत इसमें गैर मामूली दिलचस्पी ले रही थी, जबकि वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। इनसे राब्ते की वजह से इसकी तालीम पर असर पड़ रहा था, और फिर वो पहले ही शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। ये बात इन लोगों को अब बता देना चाहिए थी। वो कॉलेज का बेहतरीन तालिब इल्म था और आइंदा भी बतौर इंसान बेहतरीन रहना चाहता था। जानता था कि सच ही अफजल होता है, मगर उन लोगों को जाने क्यों वो ना बता सका। इस दिन इस्मत इसको गेट तक खुदा हाफिज कहने आए। जब वो इनकी गाड़ी में बैठ रहा था, इसने कहा, नईम साहब, कितना अच्छा हुआ गिर मेरे तुम्हारे जीवन के रास्ते एक हो जाएं। वो चुप रह गया। वो ठहर गई। पूछा, क्या मेरी बात का जवाब नहीं दोगे? वो बस इतना कह सका, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको भी धोखा नहीं दूंगा। फिर वो तेजी से उनकी गाड़ी में बैठ गया। इनका ड्राइवर नईम को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था। उसके बाद तकरीबन 1 माह नईम का इनकी तरफ जाना नहीं हो सका। वो किसी ऐसी उलझन में पड़ना नहीं चाहता था जिससे इसकी या इस्मत की परसुकून जिंदगी में कोई तूफान आ जाता। एक दिन नईम अपने रम में बैठा था कि हॉस्टल के चौकीदार ने बताया कि इसका फोन आया है। वो सोचते हुए उठा कि किसका फोन हो सकता है। रिसीवर उठाया तो इस्मत बोल रही थी, नईम, तुम कितने संग दिल निकले, तुम क्यों नहीं आए? इतने दिन हो गए, बेबी भी तुम्हें याद करते रहते हैं। एक ही सांस में वो इतनी बातें कह गई। नईम ने बहाना किया कि मैं गांव चला गया था। फिर अगले रोज वो इनके घर चला गया। जो नहीं बैल बिजाई मुलाजिम ने दरवाजा खोला। इसने अपना नाम बताया। नाम सुनते ही इस्मत दौड़ी हुई गेट पर आई, वालहाना तरीके से इस्तकबाल किया और उसको ड्राइंग रूम में ले गए। इतने दिनों बाद आए हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई? वो शको शिकायत के पुलिंदे खोल कर बैठ गए। नईम को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बिलाखिर उसे कहना ही पड़ा, इस्मत, मेरा दिल तो यहाँ हर रोज आने को चाहता था। क्या करता, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं। कोई मजबूरी नहीं होती अगर आदमी चाहे तो। तभी इसने अपनी माँ को पुकारा, अम्मी जान, देखिए तो कौन आया है। थोड़ी देर में इसके वालिदैन ड्राइंग रूम में आकर उसके पास बैठ गए और इस तरह प्यार और मोहब्बत से बातें करने लगे जैसे कि नईम सचमुच इनका बेटा हो। वो उदास थे, नईम से शको कर रहे थे कि तुम इतने दिन हमारे पास क्यों नहीं आए। कुछ देर तक इन लोगों से इस तरह बातें होती रहे। फिर अंकल बोले, बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, बैठो, मगर मुझे तुम्हारी आंटी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। मैं भी चलता हूँ अंकल। अरे नहीं, तुम बैठो, रात का खाना हमारे साथ खा के जाना। इतने दिनों बाद आए हो। फिर दुख्तर से मुखातिब हुए, इस्मत बेटी, इनके लिए रात का खाना मुलाजमा से मिलकर बनवा लो, हम अभी आ जाए। वो मुलाजमा को रात के खाने बारे जरूरी हिदायत दे आई थी। कहने लगी, तुम्हारा जी घर का खाना खाने को चाहता तो होगा। नईम, सच बात यह है कि जब तुम मेरे सामने होते हो मुझे बहुत फिक्रमंद नजर आते हो। आखिर ऐसा क्यों है? इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं। नईम ने जवाब दिया, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं? शायद तुम किसी और को पसंद करते हो। इस्मत, तुम गलत सोचती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या मैं तुमको बहुत बुरी लगती हूँ? मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम तो हर वक्त मेरे ख्यालों में रहती हो। बेइख्तियार ये अल्फाज इसके होंठों से अदा हो गए, हालांकि वो ऐसी कोई बात हरगिज कहना नहीं चाहता था। नईम, तुम मेरे दिल में बस गए हो। काश मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिसर कर सकूं। हाँ, ये काश कि मैं भी अपनी बाकी तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो इस्मत इसके सामने रिश्ता रोक कर खड़ी हो गई। बोली, नईम, अम्मी अबू से मत डरो, वो तुम्हारी तरफ मुंतजिर नजरों से देख रहे हैं।
वो चाहते हैं कि तुम्हारे घर वालों से मिल ले। जब तुम पढ़ाई खत्म कर लोगे तो वो गांव जाकर उनसे मिलेंगे ताकि हमारे रिश्ता की बातचीत चले। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारी शादी के बीच एक दीवार है इस्मत। पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बता तो क्या मामला है। फिर कभी बताओ निगाह। अभी कुछ जरूरी काम है, देर हो रही है, मुझे जाने दो। एक शर्त पर कि तुम मुझे फोन क्या करोगे। ठीक है। नईम ने यह कहकर जान छुड़ाई और वहां से चला गया, लेकिन इस मुलाकात का इस पर गहरा असर हुआ। वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया। ये लड़की तो सचमुच मुझसे जिंदगी भर की आस लगा बैठी है, और उसके वालिदैन भी। इनको तो मेरी शख्सियत के साथ मेरे तालीमी करियर से भी प्यार हो गया, क्योंकि वो मुस्तकबिल का इंजीनियर था। हॉस्टल आकर वो अपने कमरे में बिस्तर पर गिर गया। आज वो बहुत परेशान था। सोच रहा था कि अब वो इस्मत को हर बात सच सच बता दे कि यही मुनासिब वक्त था। आखिरकार रात हो गई। तकरीबन 9 बजे इस्मत का फोन आ गया। नईम ने पूछा, क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं नईम, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है कि मुझे नींद नहीं आती। प्लीज मुझे सच सच बता दो, क्या बात है? देखो इस्मत, ये हॉस्टल का फोन है, यहां से ज्यादा देर बात नहीं हो सकती। मगर इस लड़की की जिद थी कि नहीं अभी और उसी वक्त बताओगे। तंग आकर नईम ने कह दिया, देखो ये बात सुन नहीं सकोगी, ये तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। रात भर सो भी ना सकोगी, लिहाजा अब आराम से सो जाओ, कल सुबह बात कर लेंगे। हरगिज नहीं नईम, मुझे चीन नहीं है, मैं तुमसे पूछ कर रहूंगी। तुम मुझे जरूर बताओगे, फिर हम मिलकर हर दीवार को तोड़ देंगे। अगर तुम गरीब हो तो मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। जैसा भी कठिन वक्त होगा, साबित कदमी से तुम्हारे साथ गुजारा करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वो बहुत जज्बात हो गई। नईम ने अंदाजा कर लिया कि वो फोन पर रो रही है। तब इससे ना रहा गया, बोला, मैंने तुमको कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी धोखा ना दूंगा। तो सुनो, मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी भी है। ये सुना था कि इस्मत ने फोन बंद कर दिया। इसी वक्त नईम ने इसका नंबर डायल किया। कई मर्तबा फोन किया मगर इसने नहीं उठाया। उसे रात भर नींद ना आई। जानता था वो भी नहीं सोई होगी। वो तमाम रात आंखों में कट गई। वो कभी किताब उठाता, कभी गाने लगाता, कभी उठकर टहलने लगता। घड़ी की सुई भी जैसे ठहर गई थी। वक्त थम गया था, रात गुजरती ना थी। जब मेरी ये कैफियत है तो जाने इसका क्या हाल हुआ होगा। ये सोच सोच कर नईम परेशान होता रहा। 2 दिन तक यही कैफियत रही। तीसरे रोज वो सब्र न कर सका और इस्मत के घर चला गया। वो सामने आई तो इसकी अजीब हालत थी। इसकी आंखें सूजी हुई और बेख्वाबी से सुर्ख हो रही थीं। वो भी कई रातों से नहीं सोई थी और वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। नईम ही गोया हुआ, इस्मत, मुझे मालूम है तुमने भी ये सारी रातें जाग कर गुजारी हैं। वो उदास होकर बोली, अब यहाँ क्या लेने आए हो, क्या चाहते हो? तुमको देखने आया हूं। तुम मुझसे धोखा कर रहे थे। देखो इस्मत, मेरे दिल में खोट होता तो मैं तुमको हकीकत से आगाह क्यों करता। मैं सच कहता हूं। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा जीवन साथी बनने को तैयार हूं, लेकिन सच बता करता के बाद में मुझ पर कोई इल्जाम ना आए। मेरा नाम भी अब अपनी जुबान पर मत लाना। वो नईम को दरवाजे पर छोड़कर अपने कमरे की तरफ भागी, क्योंकि वो बेतहाशा रो रही थी और अपने आंसू छुपाना चाहती थी। इसको रोता डाल देखकर नईम का दिल बंद होने लगा। इन दिनों वो कॉलेज से भी फारिग हो गया था, क्योंकि इम्तिहान करीब थे। इसने हॉस्टल छोड़ दिया था और एक प्राइवेट कमरा किराए पर ले लिया। वो अपने चचा के घर भी रहने नहीं आया, जो हमारे घर के बराबर में था। नईम ने इस्मत को फोन करके बताया कि उसने रहाइश तब्दील कर ली है, यहाँ फोन की सहूलत मौजूद है। इसके बाद वो तमाम वक्त इस्मत के फोन का मुंतजिर रहता।
इस लड़की का दुख उसके दिल में अंगारों की तरह सुलगता रहता था। किताबें उठाता तो पढ़ नहीं पाता था। इसी तरह 2 दिन और गुजर गए, उसने फोन नहीं किया। तीसरी रात तकरीबन 2 बजे शब फोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो फोन करने वाले ने कॉल काट दी। फिर वक्फे से यही होता रहा। वो फोन करती, नईम हेलो कहता, वो कॉल काट देती। सोचा अब कॉल रिसीव ना करूंगा। इस बार मुसलसल घंटी बजती रही, नईम ने न उठाया। जब घंटी बजना बंद हुई तो इसने कॉल रिसीव करके गुस्से से कहा, कौन हो तुम? कुछ तो बोलो, मैं कई दिन से सोया नहीं। अब महीनों यूं ही बैठा रहूंगा। तुम जब चाहे फोन कर सकती हो, मैं मौजूद रहूंगा। खुदा हाफिज। जब इसने खुदा हाफिज कहा तो उधर से घबराई हुई आवाज आई, नईम हाँ बोलो इस्मत, मैं जानता हूं ये तुम ही हो। बोलो क्या बात है? अगर तुम मुझ पर नाराज हो कि मैं शादीशुदा हूं तो सुनो, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मैं इन दिनों सिर्फ 15 बरस का था जब वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। गांव में ऐसा ही रिवाज है। अब बता तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने बहुत सोचा, बेहतर है कि मैं अब से शादी कर लूं, बजाय इसके कि मैं उम्र भर आपके दिए हुए इस गम की परवरिश करती रहूं। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? नईम ने पूछा। अच्छी तरह सोच लो, ये जिंदगी भर का सौदा है। मैं कल गांव जा रहा हूं, 2 दिन बाद आओ निगाह, फिर इम्तिहान है। इसके बाद में तुम्हारे गिरा हैगा आखिरी जवाब लेने। अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ उम्र भर का बंधन बांधने को तैयार हूं। इसने खूब गौर से नईम की बात सुनी और कहा, तुम आज आओ, कल आओ, 1 साल बाद, सदी बाद, मेरा एक ही जवाब होगा, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। ये कहकर इसने फोन रख दिया। नईम बेचैन था, लेकिन इस बेचैनी में भी इसे सुकून मिल रहा था कि वो किसी नतीजा, किसी फैसले पर तो पहुंची है। नईम के पेपर्स शुरू हुए तो वो इसमें मसरूफ हो गया। तकरीबन 2 माह बाद एक दिन वो इस्मत के घर जाने के लिए तैयार हुआ। आज ये रास्ता उसे बहुत लंबा लग रहा था, खत्म होने में नहीं आता था। सोचें सांपों की तरह डस रही थी। दूसरी शादी के बारे में घर वालों को क्या जवाब पेश करेगा? पहली बीवी का सामना क्यों कर पाएगा? और सबसे बढ़कर जो बात नईम को खाए जा रही थी ये थी कि वो अंकल सुलेमान को क्या जवाब देगा कि शादीशुदा होकर भी उनकी बेटी से मोहब्बत की पींगे बढ़ाता रहा, इनको धोखा देता रहा। वो जो उसे एक फर्शता सुफ्त इंसान समझते थे, और वो कैसा निकला। काश मैं इन लोगों से ना मिला होता। इसने खुद पर अफसोस किया। इसका जी चाहा कि सारे वाई भलाकर भाग जाए और फिर कभी इस्मत का उम्र भर सामना ना करे, लेकिन सोचों के बरकिस कदम इसी घर की तरफ जा रहे थे। वदा खिलाफी मर्दों की शान नहीं। ख्यालात में गुम जब दर महबूब पर पहुंचा तो गम सिम था। अचानक ही वहां के शोर गौगा से वो होश में आ गया। क्या देखता है कि वहां की तो दुनिया ही और है, सरासर हालात बदले हुए हैं। जो नहीं इसको इस्मत के वालिद और वालिदा ने देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया। वो गम वस्तमी से निढाल थे। कोई इसकी जानिब देखना ना चाहता था। आ इलाही, ये क्या माजरा है? वहां घर में मौजूद एक नौजवान ने बताया कि शायद आपको इल्म नहीं है, कल अंकल सुलेमान की बेटी इस्मत की वफात हो गई है। वफात क्या कह रहे हो? नईम को जैसे बिजली का झटका लगा। हाँ, सब लोग उसकी तदफीन से अभी लूटे हैं। अंकल और आंटी किसी की दुआ वसलाम की पोजीशन में नहीं है। आप 2-4 दिन बाद आकर पुरसा कर लेना। आप कौन? वो बमुश्किल इतना पूछ पाया। मैं अंकल सुलेमान का भांजा हूं, शहजाद। और आप? अंकल सुलेमान के दोस्त का बेटा हूं मैं। वो इसी कदर कह पाया और उल्टे कदमों वहां से चला आया। नईम वहां से सीधा हमारे घर आया। मेरा भाई घर में मौजूद था। वो आते ही भाई के गिले लगकर रोने लगा। भैया घबरा गए, पूछा, खैरियत तो है? क्या हुआ है? कुछ बोलो तो ऐसे ही रोते रहोगे।
काफी देर दिल का गुबार निकालने के बाद नईम ने बताया कि इस्मत अब इस दुनिया में नहीं है सलाउद्दीन, और मुझे इसके मरने का बहुत गम हुआ है। ठीक है, गम तो सबको होता है। इस नौखेज उम्र में उसकी मौत का मुझको भी दुख हो रहा है, लेकिन तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारा कोई अजीज वो अजीज से बढ़कर थी। नईम ने हिचकियां लेकर कहा। 2 दिन छुट्टी थी। भाई ने इसे हॉस्टल न जाने दिया, बल्कि इसरार करके अपने घर रोक लिया, हालांकि इसके चचा का घर बराबर में था। बहरहाल भाई ने अगले दिन अंकल के घर फोन किया। फोन इनके किसी रिश्तेदार लड़की ने उठाया। बहन, मैं अंकल सुलेमान से बात करना चाहता हूँ। फिलहाल आप उनसे बात न करें तो बेहतर है, इनकी तबीयत काफी नासाज है। दरअसल इस्मत बहन के परसे को मेरे वालिदैन आना चाह रहे थे। अंकल फिलहाल किसी का परसे नहीं ले रहे। ऐसा क्यों? आपको नहीं मालूम क्या इस्मत ने खुदकुशी की है? लड़की बोली। खुदकुशी? मगर खुदकुशी क्यों? इस्मत तो बहुत अच्छी और ताबेदार बेटी की थी सुलेमान साहिब की, इसी वजह से तो खुदकुशी कर ली इसने। वो किसी शादीशुदा शख्स से शादी करना चाहती थी और अंकल इस पर राजी ना थे। जब उन्होंने बेटी को समझाया कि तुम अपने फैसले से बाज रहो और जहां हम चाहते हैं वहां शादी पर राजी हो जाओ, तो इस्मत ने इससे आगे इस लड़की ने कुछ कहे बना फोन बंद कर दिया। शायद इसे एहसास हो गया था कि वो किसी अजनबी को ऐसी बातें बता रही है जो शायद इसको ना बताना चाहिए। ये इल्म हो जाने के बाद कि इस्मत ने खुदकुशी कर ली, नईम का गम 2 चंद हो गया। वो इम्तिहान भी ना दे सका और अफसुर्दा विमलोल गांव चला गया। 2 माह तक वो ना लूटा तो भाई इसके चचाजाद के हमरा गांव गए। नईम की हालत गम ना गुफ्ता थी, क्योंकि वो इस्मत की खुदकुशी का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। इस्मत की वफात के 4 माह बाद इसने सुलेमान अंकल के घर फोन किया। आंटी ने फोन उठाया और अफसुर्दा लहजे में बोले, बेटा जो होना था हो गया। अब किसी के परसे करने से मेरी बेटी तो वापस नहीं लूट सकती, मगर तुमने अच्छा नहीं किया। इसका झुकाव अपनी तरफ देख रहे थे तो तुमको हिट जाना चाहिए था। लड़कियां तो जल्द दिल में किसी को बसा लेती हैं। जब इसके अबू ने इसे बताया कि वो इसकी शादी इसके मामूजाद से करना चाह रहे हैं, तो इसने कहा कि मैं नईम से वादी कर चुकी हूँ। वो शादीशुदा बच्चों वाला सही, मगर अब मैं इसके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। बाप ने नाराजगी का इजहार किया और बताया कि ये मुमकिन नहीं है, तो इसने मायूस होकर जहरीली दवा खा ली। यूं मेरी बेटी नाकाम विना मुराद इस दुनिया से चली गई। काश तुम हमसे ना मिले होते।